कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका कोई इलाज नहीं, मतलब ब्रह्म स्थान में टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट से भी बेकार है, तो आदमी उसमें जाएगा तो बर्बाद ही हुआ। उन घरों को हम कहते हैं कि दीज आर अनहीलेबल हाउसेस। कभी ऐसा भी होता है कि डिमोलिशन ही ज़रूरी होता है घर की एनर्जी को अगर हम बात कर रहे हैं तो? जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हम कहते हैं कि अगर हटा सकते हैं तो बेस्ट है, और नहीं हटा सकते तो हम रेमेडी देंगे, क्योंकि कोई जगह मजबूरी बन जाती है लोगों की। अगर आपके एस्ट्रो चार्ट में लिखा है कि दिस इज अ टफ पीरियड फॉर यू, तो मैं कितना भी वास्तु कर लूँ, आपको टफ पीरियड थोड़ा बहुत तो रहेगा। चेक करें कि क्या वो बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके मैच करता नहीं करता। 3 चीज़ें मैच करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है: एंट्रेंस, योर बेडरूम लोकेशन। कभी किसी क्लाइंट को क्लियरली जवाब दिया कि इस घर में रहना आपके लिए अब सेफ नहीं है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा? मैंने अपने पापा को बोला है सर। आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि हर वास्तु दोष की रेमेडी होती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हम सच में रेमेडीज करके हमारे घर को या हमारे घर की जो एनर्जी है उसको ठीक कर सकते हैं? या कुछ ऐसे स्पेस भी होते हैं जहाँ करेक्शन के बाद में भी कोई बदलाव नहीं होता? आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्यों हर घर की एनर्जी हील नहीं हो पाती या क्यों हर घर को हम हील नहीं कर सकते। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हेलो सर। हेलो अंजलि। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। दैट्स गुड। सर, जैसे आज हम घर के बारे में बात करने वाले हैं कि हर घर की एनर्जी को हम हील नहीं कर सकते, तो क्या सच में ऐसा होता है कि हर घर की एनर्जी को हम करेक्ट नहीं कर सकते? देखिए 99% केसेस में तो हम सभी रेमेडीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। 1-2% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ बड़ी दिक्कत आती है, जिसमें एक वास्तु फेमस एक आइटम है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी टॉयलेट है तो दिक्कत आएगी। अगर सपोज़ करिए कोई अपार्टमेंट में रहता है, उसके घर में 1 या 2 ही टॉयलेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट में ही आ रही हैं, तो ऑप्शन नहीं बचती, फिर उसको हम जो ट्रीटमेंट बेस्ट दे सकते हैं वो दे देते हैं। लेकिन कई बार देखा है कि उसका इम्पैक्ट कई बार कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह ज़्यादा नहीं है, पहली अच्छा। बात। और कई बार वो असर कर भी जाती है रेमेडी। और दूसरा मैं आपको एक बोलूँगा कि कई केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जो घर है वो आपकी एस्ट्रो के हिसाब से सही नहीं है। अच्छा। जैसे मेरे क्लाइंट थे, उनका मैंने घर दिलवाया, मतलब उन्होंने घर बार ले लिया। जब हमने चेक करा तो घर काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 80 to 90% वास्तु बैलेंस था, लेकिन वो उनके हस्बैंड के हिसाब से आइडियल नहीं था। तो उस केस में क्या करेंगे? हमने जो रेमेडी कर सकते थे कर दी थी, लेकिन अब इसमें यही है कि भाई आप जब तक रह रहे हो रह लो, लेकिन आइडियली यू शुड मूव आउट इन लॉन्ग रन। अगर आप 10 साल 5 साल जो भी रहोगे, जो चेंजेस थे मैंने उनके लिए बोला था, रूम चेंज कर लो, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी दे कैन डू। और एक जो एंट्रेंस पे हम जो ट्रीटमेंट कर सकते थे वो कर दिया। अच्छा। अब अगर उनको इम्पैक्ट कम आएगा तो अच्छी बात है, पॉजिटिव आए तो देखो, जो आपके घर में पॉजिटिव है, चाहे वो आपके एस्ट्रो के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, वो आप कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देगा ही देगा, क्योंकि वास्तु पॉजिटिव है। हाँ। लेकिन आपके एस्ट्रोलॉजी में या आपके बर्थ चार्ट में वो चीज़ नेगेटिव आती है या वो डायरेक्शन नेगेटिव आती है, तो आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। जहाँ उसका पॉजिटिव है वो मिलेगा, और जो आपके लिए वो नेगेटिव हाउस में बैठा है तो उस हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जिसमें मेरा खुद का भी अपना घर का अभी करंट घर आता है। जब मैंने वो घर बुक किया था अपने खुद के पर्सनल एग्जाम्पल में, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का नॉलेज नहीं थी 3-4 साल पहले, और घर में हम अभी शिफ्ट हुए हैं 1.5 साल अच्छा। पहले, 1 साल पहले। जब वो पता चला, मैंने कहा चलो अब जो भी ट्रीटमेंट हम करेंगे, तो हमने अपने आप को वही करा है, और हम मुझे लिटरली वही हो रहा है। जो मुझे उस घर के पॉजिटिव वास्तु के इम्पैक्ट हैं वो दिख रहे हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरे घर में नेगेटिव इम्पैक्ट आने थे, मेरे को उस पर्टिकुलर बर्थ चार्ट के घर के नेगेटिव इम्पैक्ट आने थे, वो भी आ रहे हैं, लेकिन उसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। और बिकॉज आई नो हाउ टू चैनलाइज दोज एनर्जी टू सर्टेन एक्सटेंट नाउ, तो मैं वैसी एक्टिविटीज़ अपने आप कर देता हूँ। मेरे जो 12वें घर की एंट्रेंस है, 12वां घर होता है आपके एक्सपेंसेस, आपके फॉरेन ट्रैवल या जेल जाना या मॉल जाना, ये सब चीज़ें होती है, हॉस्पिटल जाना। तो उसका बेस्ट मैंने क्या करा, मैं खुद ही चला जाता हूँ मॉल पे जाना, कि भाई फ्रेंड्स के साथ चला गया, वाइफ के पे बच्चों के साथ चला गया। खुद ही मैंने स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, डोनेशंस शुरू कर दी 12वें घर से रिलेटेड, जैसे हॉस्पिटल्स में मंथली डोनेट करना। तो ये सब मैं ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ। तो उससे मैं क्या है कि एनर्जी यूज़ भी हो रही है, हाँ। और साथ साथ मेरे को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा, और आ रहा भी है तो बहुत माइनर सा है, जिसको मैं फिर से दोबारा चैनलाइज कर लेता हूँ। तो इट्स वेरी मैनेजेबल, बट इन सर्टेन केसेस यू हैव टू आफ्टर सम टाइम वी हैव प्लान्स टू मूव आउट, बट जब तक हम रह रहे हैं कंफर्टेबल है। अच्छा सर, कुछ वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं वो लोगों को बोलते हैं कि योर होम कैन नॉट बी हील्ड, तो उसका कैन नॉट बी हील्ड जो वर्ड यहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? कि परमानेंट प्रॉब्लम है या फिर लिमिटेड सॉल्यूशन है? देखिए कुछ वैसे तो 90% केसेस में, ऐसे मैंने कहा 99% केसेस में ऐसा कोई घर नहीं है जो हील्ड ना हो सके, अनलेस आपके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो क्लियर दिख रहा है कि ये वास्तु से और आपके बर्थ चार्ट से मैच, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे एक ही 1 बेडरूम अपार्टमेंट है या 2 बेडरूम हाउस है,
और उसमें जो बेडरूम्स बने हैं वो बेडरूम इस तरह बने हैं कि आप जो उसमें रहेंगे उनको प्रॉब्लम आएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, अपने खुद बहुत क्लोज रिलेटिव का एग्जांपल देता हूँ। मास्टर बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो साउथ वेस्ट में आ रहा है, ठीक है। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम अच्छा होता है, लेकिन साउथ वेस्ट उनके 8वें घर में आ रही है। अच्छा। जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है वो राहु दिखाता है और राहु उनके 8वें घर में आ रहा है, ठीक है। उसके बगल में जो रूम है वो साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है। तो साउथ साउथ वेस्ट में यानी वो दोनों कमरों में किसी भी हालत में वो नहीं रह सकते, नहीं रहना भी नहीं चाहिए। तो दैट इज़ अ अनट्रीटेबल। उसका एक ही ट्रीटमेंट है भाई, या तो तोड़ के नया कमरा बना दो। और उस घर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि पूरे ग्राउंड फ्लोर पे और कोई घर नहीं बन सकता, रूम नहीं बन सकता। अब वो उनको बोलो फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, तो वाइफ चढ़ नहीं सकती और हस्बैंड भी रोज ऊपर नीचे नहीं जा सकते, तो बचा क्या? इन दैट केस दैट इज अनट्रीटेबल। हाँ। भाई आपके पास 2 ही रूम है, एक साउथ साउथ वेस्ट है, वो डिस्पोजल की जगह है। साउथ वेस्ट आपके 8वें घर में है। इसलिए कहते हैं कि एस्ट्रो को अगर आप यूज़ करके घर बनवाते हैं या घर खरीदते हैं तो उस केस में आपको प्रॉब्लम कम से कम आती है। ये बहुत रेयर केसेस देखे हैं कि पूरे घर में 2 ही रूम बने हुए हैं नीचे और दोनों रूम आपको सूट नहीं कर रहे, तो और आपके पास मोबिलिटी की भी प्रॉब्लम है, दैट केस दैट इज़ अनट्रीटेबल वास्तु। अगर किसी के घर में कोई एल्डर्स है जिनका राहु पॉजिटिव घर में है, तो मैं कहूँगा उनके लिए बहुत अच्छा घर है, क्योंकि एंट्रेंस भी घर की अच्छी है, बाकी सब बैलेंस्ड है। अब सर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कहाँ पे लिमिटेड हो जाता है कि अब जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक नहीं कर सकते तो अब रेमेडीज भी काम नहीं करेंगे? जैसे एग्जांपल ही दिया था भाई, अभी अगर साउथ वेस्ट आपके 8वें घर में आ रहा है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप मत रहो वहाँ। अब यहाँ पे इसकी कोई रेमेडी नहीं है, इसकी एक ही रेमेडी है कि भाई या तो आप वहाँ से शिफ्ट हो जाओ, अपना बेड घुमा लो, या फिर आप क्या कहते हैं कमरा चेंज कर लो। अब वो कह रहे हैं हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर उसकी कोई रेमेडी नहीं है। तो या तो आपको अपने क्लाइंट थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, या घर में इतना स्पेस हो कि हम उस पर्सन को जिसको इफेक्ट कर रहा है उसको ही मूव कर दें। बाकी का टॉयलेट की प्रॉब्लम है, किचन की प्रॉब्लम है, एंट्रेंस का इशू है, बाकी सब चीज़ें ट्रीट की जा सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे हमारे पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस बचती है। अच्छा। और सर अब अगर ब्रह्म स्थान की बात करें तो अगर वो मतलब अगर हैवी हो किसी का ब्रह्म स्थान, तो क्या वहाँ पे भी रेमेडीज काम नहीं करती? अगर आपने ब्रह्म स्थान पे कुछ पिलर बना दिया या कोई चीज़ आपने रख दी जो फिक्स है, फिक्स स्ट्रक्चर है, तो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर सपोज कि दीवार जा रही है उसको मैं ट्रीट कर दूंगा, एक छोटा पिलर आ रहा है उसको भी मैं कुछ हद तक ट्रीट कर दूंगा। लेकिन अगर कोई आपने सपोज करिए कि कोई फाउंटेन रख दिया कुछ, तो उस केस में तो कहूँगा भैया हटा दो इसे, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मतलब रिकवरी कितनी पॉसिबल है? अगर आपने हटा दिया तो फुल रिकवरी पॉसिबल है। अगर आपके पिलर है उसको भी मैं पूरी तरह बैलेंस कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने वहाँ टॉयलेट बना दी उसकी कोई रिकवरी नहीं है, वहाँ से टॉयलेट हटेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मतलब ब्रह्म स्थान में टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट से भी बेकार है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपने एनर्जी सोर्स को खत्म कर दिया ना, बाकी तो एनर्जी कुछ भी काम नहीं करेगा, वो तो आदमी उसमें जाएगा तो बर्बाद ही हुआ। अच्छा। तो इसलिए कुछ चीज़ों का इलाज नहीं है, उन घरों को हम कहते हैं कि दीज आर अनहीलेबल हाउसेस। अच्छा, इस केस में आप लोग ये वर्ड यूज़ में लेते हो? हाँ, अदरवाइज मैंने कहा 99% केसेस में हमें दिक्कत नहीं होती बैलेंस करने में। 1-2 केसेस बहुत रेयर देखोगे कि ब्रह्मस्थान में से घर का डिज़ाइन ऐसा है कि उसके ब्रह्मस्थान में टॉयलेट आ गए, कौन बनाता नहीं तो घर के सेंटर में। बिल्कुल। ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है। उससे कम रेयर केसेस होते हैं जो हमारे पास आते हैं कि पिलर बना हुआ है या वॉल जा रही है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। कितनी जगह देखोगे कि ग्राउंड फ्लोर पर 2 ही बेडरूम है और दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में है, बहुत कम होता है। तो ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उसको हिसाब से डील किया जाता है। अब अगर सर प्लॉट जो होता है हमारा उसकी शेप के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जैसे कॉर्नर्स होते हैं, काफ़ी सारे कट होते हैं, तो वहाँ पे रेमेडीज़ कितना काम करती हैं और कितनी पॉसिबिलिटीज़ उनकी कम हो जाती हैं कि अब काम नहीं करेंगे? नहीं, कॉर्नर्स मैनेज करना आसान है, अनलेस एक बहुत ही बड़ा कट हो। और जैसे मेरे मतलब एक केस में था और मेरे खुद के घर में भी है, तो उसमें हमने जनरली हम 2 पिरामिड यूज़ करते हैं, वहाँ पे मुझे 3 करने पड़े जस्ट टू मेक श्योर कि मैं तीनों डायरेक्शन को बैलेंस कर पा रहा हूँ। अदरवाइज 99% केसेस में, या कहूँ ऑलमोस्ट ऑल केसेस में ऑलमोस्ट, हम वहाँ पे बैलेंसिंग कर सकते हैं और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि नहीं मिले। और सर अगर अब पानी की सप्लाई की जैसे बात करें तो वो भी हर घर में होती है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाईज होती है, वाटर वेन्स होती हैं, तो उसका कितना रोल होता है? कोई रोल नहीं है, दैट इज़ अ मिथ। लोग डराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल देते हैं। भाई आपको पानी कहीं ना कहीं से तो लेना है, ठीक है ना। घर में बिना पानी के नहीं रहोगे, बिना शौचालय के नहीं रहोगे, बिना किचन के नहीं रहोगे, तो आप ये कैसे एज्यूम कर सकते हो कि ये हर मतलब हिसाब से तो पानी जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पे भी दिक्कत है। अब बहुत लोग बोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लोग कैसे डराते हैं और कैसे एक अच्छे खासे घर का ख़राब भी किया जा सकता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट इज़ अग्निकोण, ठीक है ना।
अग्निकोण है, अब उसमें कहेंगे कि भाई यहाँ पानी नहीं बहना चाहिए, और वो जो टैप आपका बर्तन धोने का टैप होता है उसको भी पानी का मानते हैं, वो मैं नहीं मानता उसे। अच्छा। ठीक है ना, उसका रीज़न ये है कि भाई जहाँ किचन होगी वहाँ पानी भी, बर्तन भी तो धुलेंगे। आप बर्तन पड़ोसी के घर लेके जाओगे या बाथरूम में लेके जाओगे, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि उस जोन का पर्पस क्या है। अच्छा। ठीक है, जहाँ आपने 5 मिनट के लिए पानी खोला, हाथ धोए, बंद कर दिया, उसको मैं पानी का वाटर जोन क्यों मानूंगा भाई? क्या वो क्या कंटिन्यूस बह रहा है? जब आप खाना बनाते हो 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आपकी अग्नि जलती है। जलती है नहीं जलती, बिल्कुल। वो आपके लिए फायर जोन हो सकता है। लेकिन जहाँ मेरा किचन है वहाँ पे मेरे को एक क्या कहते हैं वाटर सप्लाई भी आएगी, वहाँ पे पानी भी बहेगा थोड़ा बहुत, जब भी बर्तन धोऊंगा, हाथ धोऊंगा, तो उसके इसको मैं उसको कहेंगे देखो जी यहाँ तो आपका पानी नहीं बह सकता, यहाँ पे आपको अग्निकोण आ रहा है, ये घर तो बेच ही दो, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो किचन हटवा दो, इसको शिफ्ट करा दो। तो वो फियर मॉन्गरिंग है मेरे हिसाब से। इट्स नथिंग लाइक दैट। You have to understand that that is a part of the space you're building there, that is kitchen, and kitchen main purpose is fire, which is in the right zone, that is most important. वही ना, कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती हैं कि ये यहाँ पे होंगी तो होंगी, उनके डायरेक्शन या उनकी स्पेस जो है, प्लेस जो, वो हिल नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब जैसे हाई राइज अपार्टमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में और वही चलते हैं क्योंकि सिटीज़ में सब लोग मूव कर रहे हैं, तो उनमें भी ऐसा होता है कि कई लोग, उनके लाइफ में अच्छा हो रहा है और कईयों की लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या ये हाई राइज बिल्डिंग का भी कोई इफेक्ट होता है किसी की लाइफ में? हाइट वाइज पूछ रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बताया था कि अपार्टमेंट्स में लेवल अगर एक ही फ्लोर प्लान ऊपर से फर्स्ट 5th फ्लोर पे है या 50th फ्लोर पे है, तो उसमें क्या कहते हैं जेनेरिक वास्तु के हिसाब से मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। मतलब अगर कोई इंसान अपर बिल्डिंग में रह रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं, अगर लोअर ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं है। एज पर जेनेरिक वास्तु फ़र्क कहाँ आता है? एस्ट्रो वास्तु में। भाई क्या जो उन फ्लोर पे बेडरूम है, एंट्रेंस है, उसको सूट करती है नहीं करती? पहली बात, अगर उसको सूट करती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पता चला एक की कुंडली में जो एंट्रेंस आ रही है वो 8वें घर में, एक के 4थे घर में है, तो एक तो एसेट बनाएगा, एक बीमार रहेगा। अच्छा, समझ रहे हो? जबकि एंट्रेंस सेम है। हाँ। लेकिन आपके बर्थ चार्ट अलग हो गए ना, तो उस हिसाब से वो अपार्टमेंट्स की एंट्रेंस फ़र्क करती है। दूसरा, हर एक बंदा अपने अपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से सजाता है। तो जिसने एंट्रेंस ने इम्पैक्ट अलग कर दिया, लेकिन जो आपने सामान रखा है, कहाँ रखा है, किस डायरेक्शन में आपने, सपोज करो मैं साउथ में ब्लैक कलर का सोफ़ा रख दिया तो मेरी इनकम पे इफेक्ट करेगा। अगर मैं वहीं ग्रीन कलर का सोफ़ा रखता हूँ या रेड कलर का या मैरून कलर का रखता हूँ तो बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन वही वाली बात आती है। पर्सन टू पर्सन, उसकी चॉइसेस, उसने घर कैसे डेकोरेट किया, प्लस उसके एस्ट्रो के हिसाब से वो डायरेक्शन उसको सूट करती है नहीं करती, उस पर फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज हाइट का कोई फ़र्क नहीं है। तो क्या सर कभी ऐसा भी होता है कि डिमोलिशन ही ज़रूरी होता है किसी केसेस में, घर की एनर्जी को अगर हम बात कर रहे हैं तो? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको ब्रह्म स्थान पे टॉयलेट का, तो डिमोलिशन 101% चाहिए, होगा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई वास्तु कंसल्टेंट ये कह सकता है कि मैं ब्रह्म स्थान पे जो टॉयलेट आ रही है मैं उसको सही कर दूंगा। अच्छा, अगर कोई है तो प्लीज़ मुझे भी ज्ञान बांटें। दूसरा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हम कहते हैं कि अगर हटा सकते तो बेस्ट है, और नहीं हटा सकते तो हम रेमेडी देंगे, क्योंकि कोई जगह मजबूरी बन जाती है लोगों की। ठीक है ना, या तो फाइनेंसिस नहीं होते पूरा तोड़ फोड़ के करने का, या वो बेचारे अपार्टमेंट में रहते हैं और अपार्टमेंट में सारा कनेक्टिविटी है प्लम्बिंग की, वो नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में हमें उस हिसाब से बियर करना पड़ता है। कुछ लोग साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को नेगेटिव मानते हैं, विच आई थिंक इट इज़ नेगेटिव बट इट कैन मैनेजेबल, तो दैट्स नॉट। बहुत सारी भ्रांतियाँ ज़्यादा है। मैं कहता हूँ अगर 1000 इश्यूज आते हैं तो उसमें से 5 या 2 से 5 इश्यूज ऐसे हैं जिसके लिए मैं कहूँगा कि डिमोलिशन एब्सोल्युटली नेसेसरी है। बाकी 95% के लिए मैं बोलूँगा कि देयर इज नो नीड, वी कैन मैनेज इट विद सिंपल रेमेडीज, विद कलर बैलेंसिंग, विद एलिमेंट बैलेंसिंग, एंड ऑल्सो एज पर योर एस्ट्रो चार्ट। सर आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा केस आया होगा आपकी लाइफ में जहाँ पे करेक्शन करना मुश्किल रहा होगा? जैसे जो भी मेरे अभी करंट क्लाइंट हैं जिनका मैं परसों वास्तु देख के आया था, उनके केस में मैंने ये देखा कि उनका बेड जो आ रहा है ना, पूरा का पूरा ब्रह्म स्थान से मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ तो नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा है। अच्छा, तो इसमें पता है दिक्कत क्या है कि मैं बेड को कहीं भी घुमाऊंगा वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा। फिर एक जगह बचती है जहाँ पे कम से कम डिमोलिशन होगी, वो होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बगल में, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो वो डायरेक्शन वाइफ के लिए बहुत अच्छी है पर हस्बैंड को प्रॉब्लम कर रही है। अब अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम कर रही है तो मैं उसके लिए वहाँ पर भी नहीं रख सकता। ठीक है, फिर तो हमने बोला अब क्या करें, ये वहाँ पे भी सूट नहीं करती। फिर अब नया सॉल्यूशन निकाला है वो ये है कि लिटरली दे हैव टू रिमूव अ वॉल। अच्छा, दे हैव टू डिमोलिश देयर टॉयलेट एंड देन दे हैव टू पुट देयर क्रिएट अ बेडरूम फ्रॉम दैट साइड। तो उसके 2 फायदे होंगे, एक तो नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट भी हट जाएगी, बेडरूम भी हट के आ जाएगा नॉर्थ में,
ठीक है। और मतलब अपर बॉडी पार्ट उनका नॉर्थ में आ जाएगा, दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, विच इज़ गुड। एंड आपका क्या कहते हैं, बाथरूम है वो टॉयलेट सीट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट इजीली ट्रीटेबल है, वो हो जाएगी। दोनों को नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा सूट करती है, विच इज़ ऑल्सो फाइन, दैट इज़ अ रेमेडी, बट वहाँ में तोड़वाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो सर क्या कार्मिक फैक्टर या जो जहाँ हम रह रहे हैं, जो रेजिडेंस है, उसकी हॉरोस्कोप की भी एनर्जी हमारे स्पेस को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस करती है? स्पेस की हॉरोस्कोप? हाँ। स्पेस की कोई हॉरोस्कोप नहीं होती, हॉरोस्कोप जो उसमें रह रहे हैं उनकी होती है। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि आपको अपना घर हॉरोस्कोप के हिसाब से मिलता है। तो अगर आप स्पेस की हॉरोस्कोप की बात करें तो मैं ये बता सकता हूँ कि स्पेस में कौन से प्लैनेट का सामान कहाँ होगा। अच्छा। तो जैसे मैं आपका बर्थ चार्ट देखता हूँ, तो बर्थ चार्ट मुझे बता देगा भाई आपने बुक्स कहाँ रखी होंगी, या मोस्ट ऑफ द बुक्स कहाँ रखी होंगी, अगर सारी नहीं तो आपने क्या कहते हैं खाने का सामान कहाँ रखा होगा, पैसा कहाँ रखा होगा, धन कहाँ रखा होगा, ये सब मुझे वहाँ से उससे पता चल जाएगा। आपके हॉरोस्कोप आपको कैसे पता, आप तो बर्थ चार्ट देख रहे हो। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको आपका घर आपके हॉरोस्कोप से मिलता है, आपके बर्थ चार्ट से मिलता है। उसमें आप जो भी चेंजेस करा रहे हैं वो आपको अगर बेटरमेंट के लिए करेंगे तो बेटर है, अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो आपने अपना हॉरोस्कोप को भी इम्पैक्ट कर दिया और घर के वास्तु को भी इम्पैक्ट कर दिया। अच्छा, और सर कार्मिक फैक्टर का कितना रोल होता है किसी स्पेस की एनर्जी को लिमिट करने भाई के लिए? वास्तु करा रहे हो तो कर्म ही तो कर रहे हो ना, कर्म से तो वास्तु ठीक करा रहे हो। भाई अगर मैं सपोज करो कि मैंने घर ले लिया, मुझे पता है कि मेरे हॉरोस्कोप में दिक्कत है, मेरा समय ख़राब आ रहा है, और मैं घर पे बैठा रहा हूँ ये सोच के कि भाई मेरा समय ख़राब आ रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने अपना कर्म किया नहीं। हाँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं, मुझे देखना है कि मैं इसमें कैसे बेटरमेंट कर सकता हूँ, तो वहाँ आपका कार्मिक फैक्टर रहेगा। आप कर्म करोगे, आप वास्तु कंसल्टेंट को हायर करोगे, आप बोलोगे कि मैं चीज़ें चेंज करूँगा, मुझे अगर दीवार पेंट करानी पड़ी, तुड़वानी पड़ी तो मैं करवाऊँगा, तो कर्म कर रहे हो। अच्छा, तो कार्मिक फैक्टर आपको हेल्प करेगा। आप काम नहीं करोगे तो कार्मिक फैक्टर आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर सर रिपीटेड रिनोवेशन के बाद में भी अगर प्रॉब्लम आती हैं तो उसको कैसे ठीक करते हैं फिर? देखिए अगर रिपीटेड रेनोवेशन का, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा आपने रेनोवेशन कराई क्यों है, जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ आर्ट और डेकोर, क्या आपने किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर किया है। भाई अगर वास्तु कंसल्टेंट ने सही डेकोरेशन कराई है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ वास्तु कंसल्टेंट है जो सिर्फ जेनेरिक वास्तु करते हैं, उन्होंने बोला भाई रेड, यहाँ पे रेड आना चाहिए, यहाँ पे येलो आना चाहिए, यहाँ पे आपका बेड होना चाहिए, साउथ वेस्ट है, और इस तरह करके करा है, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप वास्तु बैलेंस करके करोगे तो क्यों दिक्कत आएगी। हाँ, अगर आपके एस्ट्रो चार्ट में लिखा है कि दिस इज अ टफ पीरियड फॉर यू, तो मैं कितना भी वास्तु कर लूँ आपको टफ पीरियड थोड़ा बहुत तो रहेगा। अच्छा। मैं हमेशा कहता हूँ वास्तु इज नॉट अ डेस्टिनी ब्रेकर और मेकर, इट वर्क एज अ कुशन एंड द बूस्टर। अगर आपका समय खराब है, आप वास्तु कराते हो, तो आप उसको क्वेश्चन दे रहे हो कि भाई ठीक है मेरे को चोट नहीं लगेगी, मैं थोड़ा सा गिरूंगा बट चोट नहीं लगेगी, और ये समय निकल जाएगा, देन इट विल बी अ गुड टाइम फॉर मी। अगर आपका समय अच्छा है और आपने वास्तु अच्छे से करा लिया, तो जहाँ आप पहले 10 कमा रहे थे 100 कमाओगे, समय और अच्छा हो जाएगा। तो वास्तु कैसे काम करता है, आपका समय खराब है, आपने रेनोवेशन कराई, तो आपको रेनोवेशन भी ऐसे ही कराओगे कि और ख़राब हो जाए। अच्छा। दैट्स वाई वी वास्तु कंसल्टेंट्स ट्राई टू वर्क विद योर बर्थ चार्ट एंड द वास्तु प्रिंसिपल्स, ताकि आपका इम्पैक्ट जो अच्छा समय अच्छे से अच्छा रहे निकले, और जो बुरा समय है उसमें कम से कम दिक्कत हो। अच्छा, तो सर अब रेमेडीज़ भी लोग बहुत सारी करते हैं अपनी स्पेस की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, बेटरमेंट करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कोई रेमेडीज़ कितनी देर तक काम करती है अगर कोई इंसान करे तो? कुछ रेमेडीज़ परमानेंट होती है, जो वास्तु चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी टॉयलेट गलत जगह है, उसका जो मैं रेमेडी करूँगा परमानेंट है, अनलेस आप टॉयलेट हटाएं। कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो आपके एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से टेम्परेरी होती है, भाई अभी कुछ समय के लिए रख दो और वैसे हो जाएगा। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ हमें सर्टेन एनर्जीज एक्टिवेट करनी होती है, अच्छा। तो वो 2 या 3 दिन की रेमेडी होती है। क्योंकि 2 या 3 दिन तक सर्टेन मेटल, सर्टेन लाइट या सर्टेन कलर आप उस एरिया में रख दीजिए, तो आपने उस एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, और जब वो एक्टिवेट हो जाएगी तो वो अपना इम्पैक्ट दिखाएगी अगले 10-15 दिन में, महीने भर में, और उसके बाद वो इट विल गिव यू सम पॉजिटिव रिजल्ट फॉर सर्टेन टाइम। तो इस तरह की 3 तरह की 4 तरह की रेमेडीज होती है जो हम कभी करते हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सर आपने कभी किसी क्लाइंट को क्लियरली जवाब दिया कि इस घर में रहना आपके लिए अब सेफ़ नहीं है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा? अभी तक ऐसा केस आया नहीं है, अब पर आएगा तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं बोलने से। अच्छा, मैंने अपने पापा को बोला ऐसा अच्छा। कि आप ये अपना घर ये छोड़िए, हमें ये छोड़ना पड़ेगा आपको। पर वही है कि घर वाले कम सुनते हैं, बाहर वाले ज़्यादा सुनते हैं। बिल्कुल, वो तो है ही। हाँ, तो मेरी मॉम नहीं इंक्लाइंड है क्योंकि शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, बट आई नो देयर आर प्रॉब्लम्स। तो बट वही है कि क्योंकि इट इज़ वन ऑफ दोज सिमिलर केसेस जहाँ पे रूम्स लिमिटेड हैं और दोनों नेगेटिव डायरेक्शंस हैं, तो इस वजह से दिक्कत आएगी। और वो कुछ मेरे घर में भी वैसा ही केस है, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं।
तो उनको यही बोला गया कि चेंज कर सकते तो कर लो, अच्छा है। अच्छा, तो मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ घर सच में ऐसे होते हैं जिनको हील नहीं किया हाँ जा बिल्कुल, मतलब घर घर की बात नहीं है, वो घर आपके एस्ट्रो से मैच नहीं हो रहा ना। सकता? अच्छा। भाई उस घर में 5 जने रह रहे हैं, 4 जने रह रहे हैं, एक जने को प्रॉब्लम परमानेंट है और वो घर का प्रधान निकले या घर का बच्चा निकले, तो आप क्या घर के बच्चे को थोड़ी बाहर फेंक दोगे? सही बात है। या तो घर तोड़वाओगे या घर बदलोगे। अब वहाँ घर की तोड़फोड़ पॉसिबल ही नहीं है तो फिर घर बदल लो, और घर नहीं बदल सकते तो घर तोड़वा लो। नहीं तो इतना बड़ा स्पेस होना चाहिए कि आप इस रूम की जगह दूसरे रूम में जा सकते हो तो भी ठीक है। सर, आप फियर बेस्ड रेमेडीज़ में और प्रैक्टिकल जो लिमिटेड एडवाइस होती है उनमें डिफरेंशिएट कैसे करते कोई भी रेमेडी फियर बेस्ड नहीं होती। आप रेमेडी को ज़बरदस्ती फियरस बना देते हैं, ये कह के कि भाई ये नहीं करोगे तो ये होगा। भाई आप क्लाइंट को बोलो भाई ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उनको ऑप्शंस दो, पर ज़बरदस्ती ओवर सेल मत करो रेमेडीज़ को। भाई जो फैक्ट है फैक्ट है। अगर मैं कहूँगा ब्रह्मस्थान में टॉयलेट तोड़ दिया तो तोड़नी ही है। आप कोई कहते भाई आप यहाँ ये यंत्र रख दो या इस डायरेक्शन में यंत्र रख दो तो उसका असर खत्म हो जाएगा, तो वो एक फियर बेस्ड रेमेडी हो गई मेरे लिए, कि आपने किसी को वो रेमेडी दी जो काम ही नहीं करेगी। हैं? अच्छा। मैं इसलिए इन चीज़ों में कम बिलीव करता हूँ। मेरा बिलीव ज़्यादा इन चीज़ों में है कि मैक्सिमम सॉल्यूशन निकाला जाए विद मिनिमम डिस्ट्रिक्शन। जहाँ नहीं पॉसिबल है वहाँ बताना पड़ता है। अच्छा, और सर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ के अगर हम कंस्ट्रक्शन के बेस पे अगर बात करें तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कितना रोल होता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बेस पे हीलिंग हो सकती है किसी घर की? नहीं नहीं देखो, आप इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे में आप जेके वाइट सीमेंट या कोई भी ब्रांड का हाई ब्रांड का सीमेंट लगाओ या छोटा सीमेंट लगाओ, या आपने अंदर इसके वुडन प्लैंक्स की जगह स्टील प्लैंक्स लगा दिए, तो उसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की लाइफ बढ़ेगी। अच्छा, वास्तु में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा? वास्तु में तो दिखेगा कि भाई आपने एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस किया एज पर द वास्तु, नॉट द। अब जैसे मैं किचन है, किचन में मैं कंक्रीट का स्लैब लगाऊं या मैं हाई एंड मार्बल लगाऊं, मेरी किचन वहाँ है तो मेरा वास्तु उस किचन की पोजीशन के हिसाब से है, उस स्लैब के कलर के हिसाब से है, ना कि स्लैब के मटेरियल के हिसाब से है। अच्छा समझ रहे मेरी बात? सर, जैसे हमने ऐसे बहुत बार देखा है कि जैसे कोई प्लॉट है, खाली जगह है, तो उस पे जैसे पहले कुछ और था, कोई फैक्ट्री थी, कोई हॉस्पिटल था, बाद में उसके ऊपर कुछ घर वगैरह बना है, तो उसका भी हीलिंग के मतलब पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए बिल्कुल पड़ता है। सपोज करिए कहीं पहले क्रीमेशंस हैं जहाँ पे चिता जलती है, यहाँ पे पहले कब्रिस्तान था, तो उस पर नेगेटिविटी है, बिल्कुल है। ठीक है ना। अब अगर आप वहाँ पे कल बोले 2 साल बाद 15 साल बाद वहाँ एक पार्क सा बन गया और आपने ज़मीन खरीद के वहाँ घर बना दिया, तो क्या आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा? करेगा। इसलिए हम ये हमेशा कहते हैं कि जब आप ज़मीन चूज़ करें तो अगर आपको पास्ट यूसेज पता है तो अच्छी बात है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पे जैसे सपोज़ करिए कि कब्रिस्तान था या जो भी था, सिमेट्री थी, मैं हमेशा कहते हैं एक टेस्ट करने का तरीका ये यहाँ पे, या फिर वहाँ पे कोई डंपिंग साइट थी, कूड़ा भरते थे, अच्छा। तो हमेशा ये कहते हैं कि वहाँ खोद के देखिए क्या वहाँ पे सॉइल लूज़ है या सॉइल टाइट है। अगर सॉइल टाइट है इसका मतलब कई सालों से, कई दशकों से वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वो जगह अपने आप हील हो गई है, वैसीफाई हो गई है। लेकिन कुछ साल पहले ही वहाँ पे डंपिंग साइट थी या सिमेट्री थी, यानी नेगेटिविटी अभी भी है, तो वहाँ पे फिर क्या करते हैं, कई बार हमें 8-10 फीट अच्छा खासा सारा गड्ढा करके सारा सामान मिट्टी निकालो, उसे फेंकवाओ, वहाँ पे नई मिट्टी भरो, फिर घर बनवाओ। अच्छा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, हर बंदा नहीं कर सकता ये, तो उस केस में कई बार कराना पड़ता है, लेकिन बहुत रेयर केस होता है एंड आई डोंट थिंक एवरीबडी नीड्स टू डू दैट, बट इट इज़ अ राइट क्वेश्चन एंड इट हैपन्स। तो सर, इन द एंड ऑफ द पॉडकास्ट लोग जैसे अपना नया घर लें तो वो कैसे इंश्योर करें कि उस घर की सस्टेनेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म तक होगी? देखिए अगर आप नया घर ले रहे हैं तो वास्तु कंसल्ट हायर करें, चेक करें कि क्या वो बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके मैच करता नहीं करता। 3 चीज़ें मैच करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंट्रेंस, योर बेडरूम लोकेशन एंड योर किचन। अच्छा। ये 3 चीज़ें आपकी हो गई तो बाकी सारी चीज़ें हीलेबल है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अगर एंट्रेंस भी नहीं है तब भी ठीक है, लेकिन आपके बेडरूम और बाकी जगह बैलेंस होनी ज़रूरी ज़्यादा है, जहाँ आप 8 से ज़्यादा घंटे स्पेंड कर रहे हैं। एंट्रेंस हालांकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन उसको फिर भी ट्रीट किया जा सकता है 99% केसेस में। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप शुरू से वास्तु कंसल्ट को लेकर चले, देखिए कि आपके होरोस्कोप के हिसाब से घर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस नॉलेज वास्तु की जो आज हमने ली। आई होप इट हेल्प्स टू द पीपल हु आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड होपफुली उनका जीवन इससे बेटर हो। और वट एवर द क्वेश्चंस इफ द ऑडियंस हैव, प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। बिल्कुल सर, होगी उनकी लाइफ चेंज हमने इतनी कोशिश करी है।
आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।